हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको पता होगा, नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे एमएस क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप लोगों को आगे बढ़ाएं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करें। जी दोस्तों, ये आपका भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। जी हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन माता रानी का नाम लेकर के। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 में दिया गया है ऑप्शन पहला है ओजोन क्षरण, दूसरा है आपका वैश्विक, तीसरा है आपका जलवायु और चौथा है आपका सतत ओसड़ी। जी, आप लोग इसमें एक्सप्लेन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को भी याद करिए, लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा करा जाए उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाए। जी दोस्तों, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण आप जानते हैं कि ओजोन सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है। परावैंगनी किरणों को रोकती है। जी, इसमें अल्ट्रावायलेट सी जो होती है, यूवी सी सबसे खतरनाक, सबसे घातक यूवी सी अल्ट्रावायलेट सी रेज जो होती है, यह सबसे घातक किरण होती है। अल्ट्रावायलेट सी। तीसरा है आपका अल्ट्रावायलेट किरणों के आने से आपके पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि हो जाती है। तापमान की वृद्धि हो जाती है, त्वचा कैंसर होना शुरू होता है। त्वचा कैंसर शुरू हो जाता है, होता है। तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं और पानी का जो जल है, जल की मात्रा पृथ्वी पर अधिक हो जाता है। जी, अधिक हो जाता है। जी, पहला सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है। कौन रोकती है? ओजोन परत, जिसका संकेत है O3। ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके O3 ओजोन परत का निर्माण करते हैं। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण यह होती है। अल्ट्रावायलेट सी आपकी सबसे घातक किरण होती है। तापमान की वृद्धि से त्वचा कैंसर होता है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाता है और पानी का जो जल है, जल की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है। तो इसके किनारे बसने वाले लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ओजोन, ये आपका O3 जो आप वायु प्रदूषण करते हैं, हमारे आपके द्वारा जो वायु प्रदूषण करा जाता है, व्हीकल चलाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वृक्षों की कटाई, चिमनियाँ, ऊंची चिमनियाँ, जो ईंट के भट्ठे होते हैं, चिमनियाँ होती हैं, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो आप फ्रिज का यूज़ करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, ठीक है, इन सबसे फ्रिज से सबसे
सबसे खतरनाक गैस निकलती है जो आपकी CFC होती है, जिसको हम बोलते हैं CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी, यह आपके ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक गैस होती है, जो आपके ओजोन परत सबसे घातक होता है उसके लिए। तो ओजोन का हो गया वैश्विक तापमान। जब आपका ओजोन परत का क्षरण होगा तो तापमान अधिक से अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य एक ही है और हर जगह यही है, और यह जितने भी आपके लेयर हैं सभी लेयरों में ओजोन लेयर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसके कारण विश्व में जो तापमान की मात्रा है वह वृद्धि हो जाती है। इसमें आप जो है क्या करते हैं, वृक्षों कटाई करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जलवायु परिवर्तन भी होता है। उसके बाद आता है अंतिम और लास्ट, ये आपका एजेंडा 21 का संबंध जो है इसी से है। आपका एजेंडा 21 का संबंध आपका भैया सतत पोषणी विकास से है। यह आपका जून 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसके लिए सम्मेलन करा गया था। जी दोस्तों, आपका ये है इससे रिलेटेड, इसको आप लोग पॉइंट को नोट कर लेंगे और आपके आने वाले एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जी दोस्तों, पहले का आंसर एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत पोषणी विकास से। सतत पोषणी विकास ऐसा विकास होता है जो आप लगातार यूज कर रहे हैं और उसका आप यूज करिए, इसके अलावा उसमें कुछ न कुछ आप कम यूज करिए, अपने तरफ से कम यूज करने का प्रयास करें, जिससे आने वाले जो जनरेशन, आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी उससे लाभ हो सके। जी, पहला आपका एजेंडा 21 का संबंध किससे, सतत पोषणी विकास से। पहला ये हो गया क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर अपने एक फेयर बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन ज़्यादा देखिए और क्वेश्चनों पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन पे सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे एक्सप्लेनेशन से आएंगे। जी, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है। जी, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र मैदान है। जी, आप जानते हैं कि 78% क्या है, 27% क्या है, 30% क्या है, 43% क्या है। जी, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 43% आपका आपके पृथ्वी पर भौगोलिक क्षेत्र भारत का, ठीक है, कितना है भौगोलिक क्षेत्र, 43%। जी, 43% ये भौगोलिक क्षेत्र है जिसपे क्या करा जाता है, आपका कृषि कार्य करा जाता है। दूसरा आपका प्रौद्योगिकी का कार्य करा जाता है 43% पे। उसके बाद आता है आपका 27%। 27% पे आपका पठारी क्षेत्र है। 27% पे आपका क्या है भैया, पठारी क्षेत्र है। इसके बाद इस पे पठारी क्षेत्र में क्या है, कोयला खनन और जीवाश्म। जी, ये जो कार्य हैं यह कितने पे, 27% पे है। इसके बाद आता है अगला 30%। 30% पे पर्वतमालाएं हैं, पर्वत हैं, या जितने आप पर्वत श्रृंखला आपके 30% पे हैं। जी, 43% कृषि प्रौद्योगिकी, 27 पे आपका पठारी में क्या है, कोयला जीवाश्म, 30 में क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत आप जितने पूर्व में जाएंगे उतने आपको पर्वत श्रृंखलाएं मिलती जाएंगी। जैसे आपका असम हो गया, असम, उत्तराखंड, ये आपके पर्यटक स्थल भी हैं। यहाँ पे जो अन्य देशों से लोग आते हैं नई नई चीज़ों को देखने के लिए, पर्यटक स्थल को देखने के लिए। जी, ये हो गया आपका
उसके बाद 78% आपका पृथ्वी पर क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपका 78% है पृथ्वी पर। जी, आपका 43% पर कृषि प्रौद्योगिकी है, 27% पर पठार है जिसमें कोयला और जीवाश्म निकलता है, 30% पर आपका पर्वत श्रृंखला, यह असम उत्तराखंड एक प्रकार से पर्यटक स्थल है। इससे हमारे भारत सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि अन्य देशों से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं, वह अपना पैसा लेकर आते हैं और यहाँ पर पैसा देते हैं और वह पैसा रिजर्व बैंक में जाता है और उनका पैसा यहाँ पर अधिक हो जाता है। जैसा आप जानते होंगे कि मतलब अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई भी बाहर फॉरेन कंट्री में अगर पैसा अर्निंग करने के लिए, कमाने धमाने के लिए गए होते हैं तो वहाँ का पैसा यहाँ पे अधिक बन जाता है। जी, इस प्रकार से 43% ये कृषि प्रौद्योगिकी हो गया, 27% पठारी हो गया, कोयला जीवाश्म हो गया और 30% पे पर्वत श्रृंखलाएं, ये चीजें हो गई आपकी। जी दोस्तों, इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन में कौन सा सही होगा आपका, 43%, ये आपका सही होगा मैदानी। इसके बाद है अगला, भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, भूमि निम्नीकरण क्या होता है, जैसे यह नदी है, नदी के द्वारा बहाव के साथ अपने साथ क्या लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टियाँ लाई जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है और यह उपजाऊ मिट्टी अन्य क्षेत्रों से मिट्टियाँ लाती है और एक जगह क्या करती है, इकट्ठा कर देती है। यह जो कटने की प्रक्रिया है और यहाँ पे लाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, भू निम्नीकरण बोलते हैं, जिससे आप कृषि कार्य के लिए यह बहुत ही लाभप्रद होता है। जी, सबसे ज़्यादा भू निम्नीकरण किससे होता है, जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। वायु के द्वारा उड़ जाता है, नहीं होता है। अतिचराई का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के द्वारा कहीं एक जगह छोड़ दिया जाए और वह जो है उतने पूरे क्षेत्र का जो आपका वर्ग में हो, सर्कल में हो, तो उसको क्या करना, घास को खाना, पशु को छोड़ देना और वे उसको खा जाएं। ये सभी नहीं हो सकते हैं। अतिचराई भी नहीं हो सकती, वायु भी नहीं हो सकता है, तो आपका क्या है, जल है। क्या भैया, आपका जल। भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भू निम्नीकरण सबसे अधिक होता है, तो जल के द्वारा कटता है सबसे अधिक जल से ही कटता है आपका। जी, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा, भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है। भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है। जी, भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, तो वन भूमि का प्रतिशत आपका 21.4% है। 21.4% है। वैसे तो वन संरक्षण अधिनियम का माने तो कितना होना चाहिए, कम से कम 33% वन होना चाहिए। किसी भी देश में 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। लेकिन आपके भारत में क्या है, कितना है भैया, 21.4%। इसका भी कारण है कि लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। जी, लोगों के द्वारा क्या करा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है।
जंगलों को काटा जा रहा है, तो जब जंगल को काट करके आप इंडस्ट्रीज 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 लगाएंगे तो वैसे भी वन धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए अब भारत में केवल 21.4% भाग ही आपके वन बचे हुए हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे जंगली जीव हैं, जो जंगली जीव हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। यदि जंगल होते तो वे जंगल में ही निवास करते, तो वे किसी व्यक्ति किसी स्थान पर नहीं जाते, बल्कि वह जंगल में ही रहते और वहाँ पे वे अपना शिकार कर लेते। लेकिन जब जंगलों की हम आप कटाई कर डाल रहे हैं अपने लालच के कारण, अपने क्या बोल सकते हैं उसको, स्वार्थ, जी, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, तो क्या होगा कि जो आपके जंगली जानवर रहेंगे वे कहाँ जाएंगे बेचारे, उनका तो आवास आप खत्म ही कर डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे वे आपके शहरों में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पे शेर आ गया, बाघ आ गया, या दुनिया भर का मतलब कहते हैं कि मतलब ये आ गए जानवर। तो जानवर लाने का कार्य हम ही तो कर रहे हैं, हम आप कर रहे हैं, ना कि अन्य कोई कर रहा है। अगर हम आप जंगलों को काटते नहीं, पेड़ों को काटते नहीं, तो वे जीव उसी में निवास करते, क्योंकि उनका आवास है वह। लोग अपनी पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि मतलब जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री अधिक से अधिक लगा रहे हैं। इससे आपका ओजोन क्षरण भी हो रहा है, वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है केवल जंगलों के काटने से, जो आज देख रहे हैं बारिश का मौसम ऐसा है, इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि मतलब पेड़ पौधे तो है नहीं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आपकी बारिश हो ही नहीं सकती है। जी, तो उन सब बातों को हम नेगलेक्ट करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। 33% भूभाग पर जब आपका वन होना ही चाहिए, और जंगलों को काटा जा रहा है, वहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। और आपके भारत में 21.4% वन पाए जाते हैं, तो ये वन काफ़ी कम है, आपके काफ़ी ज़्यादा कम है। चलिए लीव दिस टॉपिक, इस हम अगले टॉपिक पर अपने आते हैं। तो भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है, 21.4% है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, जी, इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जी, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा किसको कहते हैं, मिट्टी किसको कहते हैं, पहले हम ये जानते हैं। मिट्टी, और कैसी मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी। जी, मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिस पे हम फसलों को उगाते हैं, जिस पे हम अन्य कार्य करते हैं, तो वे क्या कहलाती हैं, मिट्टी कहलाती हैं। कैसी मिट्टी कहलाती हैं, उर्वरक मिट्टी कहलाती हैं, क्योंकि पहले ही लेयर पे हमारी जो फसलें हैं वो उगती हैं, ना कि अन्य लेयरों पे जाती हैं। तो आपकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिस पे हम फसलों को उगा सकें, वह आपकी मिट्टी कहलाती है। जी, इसमें कपास उत्पादन के लिए, किसके लिए, कपास उत्पादन के लिए आपकी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का और क्या नाम है, काली मृदा का और क्या नाम है, लैटेराइट, रेगुर मृदा। अगर आपके ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन में कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी आ जाए, तो काली मिट्टी, अगर काली मृदा या मिट्टी ना रहे तो आप रेगुर मृदा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते भैया, रेगुर मृदा आप लगा सकते। रेगुर मृदा, काली कपास मृदा भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, काली कपास मृदा, काली कपास मृदा। यह भारत के 45.6% भूभाग पर पाया जाता है। कौन सी मृदा,
आपकी काली मृदा, काली कपास मृदा या काली मृदा कह सकते हैं। इसका पहला नाम क्या है? पहला नाम है काली काली मृदा, दूसरा आप कह सकते हैं काली कपास मृदा, तीसरा आप कह सकते हैं रेगुर मृदा। यह पूछ लेगा कितने भागों पर पाया जाता है? भारत के 45.6% भूभाग पर आपका यह काली मृदा पाई जाती है। जी दोस्तों, 45.6% भूभाग पर आप लोग देख लीजिए, भारत के 45.6% भूभाग पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काली कपास मृदा, काली मृदा या रेगुर मृदा इसको बोलते हैं। जी दोस्तों, यह आपके दक्कन पठार कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा? दक्कन के पठार, दक्कन के पठार, दक्कन पठार के दक्कन पठार के पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। इसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया भैया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके। जी दोस्तों, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पहला पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दूसरा पाया जाता है पोटास के जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका पाया जाता है भैया मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है भैया? Mg, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये काली मृदा में तत्व सम्मिलित होते हैं जिससे हमारी फसल को अच्छा उपजाऊपन मृदा मिलती है, जिसके कारण वह जो है अच्छे से क्या करती हैं? उगती हैं और उसमें फल लगते हैं। जी दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत पोषण विकास से है। दूसरा, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? 43% में है। भारत के किस प्राकृतिक शक्तियों से भू निम्नीकरण सबसे अधिक होता है? जल से होता है। चौथा, भारत में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? 21.4% है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा। काली मृदा सबसे अधिक है। काली मृदा का और क्या नाम? रेगुर मृदा है, इसको काली कपास मृदा भी कहते हैं भैया। उसके बाद भारत के 45.6% भूभाग पर यह पाया जाता है। इसमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम है, पोटास है, उसके बाद मैग्नीशियम है। यह दक्कन पठार के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से भैया आपका आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे आपके सामने आपसे हम रूबरू होंगे। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसमें जितना भी एक्सप्लेन करा गया है उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।